नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा या व्याकरण के प्रमुख अंग कितने हैं। तो दोस्तों, हमने चर्चा की थी कि भाषा या व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं और मैंने ये भी बताया था कि ये वो अंग हैं जो व्याकरण को पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। दोस्तों, आज हम उन तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण विचार को उठाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि वर्ण विचार इतना महत्वपूर्ण है कि वह व्याकरण का अंग है, नींव है। क्या है? नींव। एक भाषा का जन्म उसी से होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ये बात हम कर चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मैंने बताया वर्ण। यदि आपसे ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो दोस्तों क्या होगी? ध्वनि। फिर मैंने बताया कि यदि लिखित पूछे तो वर्ण होगी और यदि अर्थ के आधार पे पूछे तो क्या होगी? शब्द। और यदि भाव या भावार्थ के आधार पे पूछे तो होगा वाक्य। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज हमारे बिंदु पे चलते हैं और उसका नाम है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। तो सर्वप्रथम यहां पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है। हमने पढ़ लिया वर्ण क्या है, तो बताएं तो क्या कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और यदि जब तक कोई वर्ण मौखिक रूप से उच्चारित रहता है तब तक वह ध्वनि है। तो परिभाषा क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और उसके लिखित रूप को क्या कहते हैं? और वर्ण कहते हैं। दोस्तों, वर्ण को या वर्णों को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह। यानी कि लिपि क्या होती है? किसी भाषा के मौखिक रूप को या ध्वनि को जिस चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है या लिपिबंध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। और वर्ण है वो हमारी हिंदी भाषा की क्या है? लिपि चिन्ह है। क्या है? लिपि चिन्ह। और हिंदी भाषा में यानी कि इन लिपि चिन्हों की निश्चित संख्या की बात करें तो दोस्तों हमारे पास 44 माने गए हैं प्रमुख। कितने माने गए हैं? 44। कितने माने गए हैं? 44। तो दोस्तों बात करें कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अगला बिंदु है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण है वो 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। लेकिन हम एक तीसरा और पढ़ेंगे अलग से। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो वर्ण के 2 प्रकार हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। और इनके अलावा हम तीसरा पढ़ेंगे अयोग वा है। अयोग वा है। दोस्तों ये क्या होता है? देखो कि बात करें कि वर्ण
के प्रकार तो मुख्य रूप से कितने? दो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन एक और है अयोग वा है। अयोग, अ यानी नहीं, अयोग यानी जिसका न तो स्वरों के साथ और न ही व्यंजनों के साथ योग हो, उसे हम अयोगवा वर्ण कहेंगे। और इनका प्रयोग 12 खड़ी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? 12 खड़ी में। यानी इनकी संख्या यदि बात करें कि प्रत्येक 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 वर्ण के साथ लगती है, तो प्रत्येक लाइन में इनकी संख्या 13 भी होती है। तो दोस्तों बात करें अयोगवा वर्ण है ये। और बात करें कि स्वर क्या है, पहली बात होगी स्वर क्या है, और फिर करेंगे व्यंजन क्या है। स्वर की बात करें तो दोस्तों स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। और इनकी संख्या होती है मूल रूप में, हमारे हिंदी की बात करें, हिंदी में मूल हिंदी में बात करें तो इनकी संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। लेकिन दोस्तों बात करें संस्कृत में, किसमें बात करें? संस्कृत में, तो इनकी संख्या मानी गई है 13। हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। यानी स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम कहते हैं स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और यदि पूछ ले स्वरों की मात्राएं कितनी है, तो स्वरों की मात्रा होती है 10। यानी कि बात क्या आई सब निकल के कि स्वर तो होते हैं 11 और मात्रा कितनी होती है? 10। क्योंकि जैसे हमारे पास ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये जो स्वर है ये कुल 11 है। इनमें मात्रा पूछे तो मात्राएं होंगी, आ की मात्रा होगी पाई, ए की मात्रा होगी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। अब बात करें ए की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए हमारे पास ए को छोड़कर बाकी जो 10 स्वर बच गए इनकी मात्राएं होती हैं। इसीलिए स्वरों की मात्रा होती है 10, कुल स्वर होते हैं हिंदी में 11, संस्कृत में होते हैं 13। संस्कृत में इनके अलावा तो री और एक दीर्घ री भी आ जाती है, इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। दोस्तों बात करें कि स्वर है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो फिर इनका प्रयोग किनके लिए होता है? इनका प्रयोग प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यंजन जब बोलेंगे तो वो स्वर के सहित बोला जाएगा। इसीलिए कोई भी बालक जब सर्वप्रथम बोलना सीखता है तो वह स्वरों को सीखता है, उसके बाद ही व्यंजन सीखता है। एक बालक होता है, सर्वप्रथम जब वह जन्म लेता है तो वो रोना शुरू करता है, तो वो रोने की आवाज भी कैसी है? स्वरों के जैसी। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन और स्वरों में बालक सर्वप्रथम कौन से वर्णों को सीखता है? राइट आंसर स्वरों को, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही व्यंजन सीखे जाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे व्यंजन क्या है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है और इनकी संख्या कुल होती है 33 और कुल वर्ण हिंदी में कितनी है? 44। तो दोस्तों फिर हम आगे चर्चा करेंगे पहले स्वर वर्णों का वर्गीकरण। अगला जो बिंदु क्या होगा?
स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो पहला हमारा वर्गीकरण होगा वो हम स्वरों में लगने वाले उच्चारण में, जो उच्चारण में जितना समय लगता है उसके आधार पे करेंगे। तो दोस्तों हमारा बिंदु होगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हम अनेक प्रकार से करेंगे, और पहला जो वर्गीकरण हम लेंगे आज वो है हमारा मात्रा काल या समयावधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? मात्रा काल या समयावधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों बात करें इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो दोस्तों बात करेंगे हमारे पास जो स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इनको कुल 3 वर्णों में, इनको कुल 3 भागों में बांटा है। किसके आधार? मात्रा काल। मात्रा यानी मात्रा होती है स्वरों की, जो मात्रा बात करी 10 मात्राएं होती हैं। काल यानी समय के आधार पर, यानी कौन से वर्ण को उच्चारण करते समय जितनी मात्रा का समय लगता है उसी आधार पर 3 भाग हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम छोटे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे स्वर कहते हैं। और छोटे स्वर कहते हैं इसीलिए हम इसे लघु स्वर भी कहते हैं। और लघु स्वर है इसीलिए हम इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दोस्तों इन्हीं स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। और इन्हीं को ही हम अखंडित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंडित, अर्थात जिसके खंड या टुकड़े न हो। दोस्तों हमने पढ़ा कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और पहला जो वर्गीकरण है 3 की है हमने। पहला ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर और अखंडित स्वर। परिभाषा में रखेंगे या परिभाषा में बांधेंगे कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ही हम ह्रस्व, छोटे, लघु या मूल स्वर या अखंडित स्वर कहते हैं। बात करें इनकी कुल संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। जो निम्न है और कौन से हैं? इनसे मूल स्वर कहेंगे। मूल क्यों कहेंगे? क्योंकि बाकी के जो स्वर हैं उनका निर्माण होगा वो इन्हीं से होगा। इसीलिए देखो कौन कौन से होंगे। एक तो ए होगा, एक ह्रस्व ई होगी, और एक ह्रस्व उ होगा, और एक री होगा। और इसे हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। क्योंकि आगे जो स्वर बच गए 7 उनका निर्माण इन्हीं स्वरों की सहायता से होगा। तो दोस्तों नंबर 2, अगला जो स्वरों का वर्गीकरण किया मात्रा काल पे, तो दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है
बड़ा क्या होता है, बड़ा। और ह्रस्व को मतलब क्या हो, दीर्घ ह्रस्व होगा उसे दीर्घ कहेंगे, छोटे होगा तो बड़ा होगा, लघु होगा तो इन्हीं को कहेंगे गुरु वर्ण। कौन से वर्ण है, गुरु। और इसे एक मात्रिक का द्वि क्या है, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। ये मूल है तो ये संयुक्त स्वर है। कैसे स्वर है, संयुक्त स्वर। और ये संयुक्त है तो ये संधि स्वर भी है। कैसे स्वर है, संधि स्वर। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 7। इनकी संख्या बराबर कितनी है, 7। इनकी संख्या कितनी थी मूल की, 4। 7 और 4 है 11। अब बात करेंगे कौन कौन से होंगे। ऊपर लिखते हैं कि दीर्घ स्वरों को बड़े स्वर कहते हैं, इन्हीं को ही गुरु वर्ण कहते हैं, इन्हें ही हम द्विमात्रिक कहते हैं, और इन्हें ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं, और इन्हें ही हम संधि स्वर कहते हैं। क्यों, दीर्घ स्वर होते हैं उनका निर्माण किसी दो स्वरों के मेल से होता है, दो वर्णों के मेल से होता है, इसीलिए संधि होगी। और संयुक्त है, दो का मेल है, संयुक्त कहेंगे। द्विमात्रिक उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है। गुरु यानी कि हमारे जो छंद चलते हैं, यानी जिसमें 1 मात्रा लगे तो उसे हम लघु कहते हैं, जिसे हम आई के द्वारा चिन्हित करते हैं। और यदि जिसमें 2 मात्रा लगे उसे हम एस के द्वारा यानी कि साइन देते हैं एस का, तो जिसका मतलब होता है गुरु, और आई का मतलब होता है लघु। इसीलिए जो दीर्घ होंगे उसे हम गुरु वर्ण कहेंगे। समझ गए इस बात को। फिर होते हैं दीर्घ, और दीर्घ का मतलब आपको होता है बड़ा होता ही है। तो अब बात करेंगे कि जो 7 है वो कौन कौन से और किन किन वर्णों से बने हैं। तो हम 7 की चर्चा, जैसे ए को छोड़ दिया आ, छोटी ई को छोड़ दिया तो बड़ी ई आएगी यहाँ पे, उसके बाद बड़ा ऊ आएगा, फिर ए आएगा, फिर ऐ आएगा, फिर ओ आएगा, और फिर औ आएगा। अब मैं उन मित्रों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो ऐसे मानते थे कि ए छोटा आ बड़ा, ई छोटी ये बड़ी, ऊ छोटा ये बड़ा ऊ, री छोटी ये बड़ी री, ए छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। आपने यहां तक तो सही याद रखा, लेकिन दोस्तों ये छोटा नहीं है, ये भी कैसा है, दीर्घ, और ये भी कैसा है, दीर्घ। तो इस बात को छोड़ देना। दीर्घ तो 7 है और छोटे कितने हैं, 4। तो ध्यान रखना। अब बात करेंगे, देखो इसे संयुक्त क्यों कहते हैं, क्योंकि ए का निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ। 1 मात्रा और 2 मात्रा। ए की वैसे मात्रा नहीं होती, अदृश्य स्वर है, अदृश्य है ये, लेकिन 1 मात्रा गिनते हैं तो ये क्या है, 2। एक है, एक है मिलकर मिला 2। इसमें क्या होता है, छोटी प्लस छोटी बराबर क्या बनेगी, बड़ी। छोटी ई बराबर छोटी बराबर क्या बनेगी, बड़ी ई। अब बात करें ऊ की, इसमें क्या आएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, और बराबर क्या बना देगा, बड़ा ऊ। उसके बाद ए प्लस ई, एक तो ए स्वर है और एक ई स्वर है, 2 स्वर मिल गए, बना दिया क्या, ए। और ये कैसा हो गया, दीर्घ। क्या हो गया, दीर्घ। उसी रूप में बात करेंगे आई की, इसमें क्या होता है, एक तो ए प्लस ई, ए प्लस ई, और अब क्या बन गया, ये बन गया दीर्घ। क्या बन गया, दीर्घ। अब बात करें ओ की, ओ कैसे बनेगा, ओ में ए प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ। और आगे क्या, ओ प्लस ऊ बराबर क्या बन गया,
औ बन गया। क्या बन गया? औ बन गया। इसीलिए ये तो दीर्घ स्वर है। क्या है ये? दीर्घ स्वर है। अब आगे हम चर्चा करेंगे तीसरे बिंदु पे। पहला हमने पढ़ा हरिस्वर स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को ही लघु स्वर कहते हैं। इसे ही हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसे ही हम अखंडित स्वर कहते हैं। इसे हम मूल स्वर कहते हैं। काफी संख्या हमने इसको दी, इनकी कुल संख्या 4 होती है। फिर हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, इन्हें बड़े कहते हैं, इन्हें गुरु कहते हैं। ये द्विमात्रिक है, ये संयुक्त स्वर है, इसे संधि स्वर कहते हैं। बात करें इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। तो बात करेंगे, हमने चर्चा की इनकी। उसके बाद अगला जो हमारा मात्रा काल के आधार पर जो बिंदु रहेगा तीसरा, वो है प्लुत स्वर। कौन से स्वर? प्लुत स्वर। ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगा था, दीर्घ में कितनी मात्रा का? 2 मात्रा का। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? वैसे तो मान के चले दोस्तों सभी स्वर ही प्लुप्त होते हैं। प्लुप्त वैसे हम लिखित रूप में नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लुप्त बना सकते हैं। तो बात करें प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? यदि किसी भी वर्ण का उच्चारण लंबे समय तक किया जाए, कहाँ तक किया जाए? लंबे समय तक, और उनमें लगने वाला समय ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की तुलना में अधिक हो या 3 मात्रा से अधिक हो या 3 का हो, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। दोस्तों बात करें प्लुप्त स्वर 11 स्वरों में से 8 स्वरों के ही बने सकते हैं। क्वेश्चन किस रूप में पुटअप होता है कि 11 स्वरों में ऐसे कौन से स्वर हैं जिसका हम प्लुप्त बना सकते हैं? तो आइए चर्चा करते हैं। एक तो ए स्वर है जिसका हम प्लुप्त बना सकते हैं। एक आ स्वर है जिसका हम प्लुप्त बना सकते हैं। एक हमारे पास बड़ी ई है, उसका हम प्लुप्त बना सकते हैं। एक हमारे पास ऊ है, उसका प्लुप्त बना सकते हैं। एक मेरे पास ए है, उसका प्लुप्त बना सकते हैं। एक ऐ का बना सकते हैं, एक ओ का बना सकते हैं, और एक औ का बना सकते हैं। प्लुप्त स्वर इन 8 स्वरों से बन सकते हैं। अब 3 जो स्वर बच गए कौन से? छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनका प्लुप्त हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? लेकिन बात करें क्योंकि जब हम ई स्वर का लगातार लंबे समय तक उच्चारण करते हैं तो ये प्लुप्त होने से पहले दीर्घ ई में बदलेगा। तो प्लुप्त किसका बना? इसका, इसीलिए ये नहीं होगा। यदि हम ऊ का लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो ऊ का जब उच्चारण करेंगे, बल देंगे, तो ये प्लुप्त बनने से पहले क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा, और दीर्घ ऊ के बाद प्लुप्त बनेगा। तो इसके लिए भी इसको नहीं बना सकते। उसी तरह बात करेंगे री की। जब री को हम प्लुप्त बनाने की कोशिश करेंगे तो री पर जो ही हम बलाघात करेंगे या स्वर जो ही बल लगेगा थोड़ा सा, तो ये बड़ी दीर्घ री में बदलेगा। किसमें बदलेगा? दीर्घ री में बदलेगा। और दीर्घ री में बदलेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ये वहां चला जाएगा, यानी कि संस्कृत में। लेकिन हम बात करें कि इनका नहीं बनता, इनका बनता है। तो हमने पढ़ा कि प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। ऐसे हमको उदाहरण मिलेगा बुक में आपको। ओम का उच्चारण होता है, बात सही होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें केवल और केवल एक ही स्वर है। कितना स्वर है? ये ओम में ये स्वर नहीं है। ये हिंदी में हम जो 3 लगते हैं इसका अर्थ है 3, और मैं अलंत है और ओ है। इसका मतलब ये हुआ कि ओम का उच्चारण इतनी देर करो 3 बार तक करो, इसीलिए हम ओम को मानते। ओम में यदि आपको वर्ण पूछे स्वर तो बताना 1, और व्यंजन पूछे 1, और ओम ये ऊ नहीं है,
ये हिंदी का 3 है। अगर ऊ को ऐसा लिखा जाएगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हमारी देवनागरी लिपि इनको मानती नहीं है, इनको मानती नहीं है। इसीलिए ओम में ये ऊ न होकर ये क्या है? हिंदी का 3 अंक है, एक संख्या है। इसके ये निर्देश देता है कि ओम का 3 बार उच्चारण करो, और मैं इसमें दंत है, इसीलिए ओम एक अक्षर है। क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षर। दोस्तों बात करें कि प्लुप्त और क्या होते हैं। देखो कि किसी भी व्यक्ति को दूर से पुकारना, जब हम दूर से पुकारते हैं और उस शब्द की जो अंतिम ध्वनि है किसी भी स्वर की, वो गूंजेगी दूर तक, वो एस 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 इस रूप में आगे बढ़ती जाएगी, तो वो क्या बन गई? प्लुप्त बन गई। एक गायकार होता है, वो किसी भी संगीत का अपने वाद्य यंत्रों से मिलान करता है और लंबे समय तक लय को खींचता है, तो वो खींचता है तो वो लय क्या बन जाएगी? प्लुप्त बन जाएगी। एक खाली कमरे में गुंजन होना प्लुप्त है। गायकार का वाद्य यंत्रों से मिलान करना गुंजन है। जैसी बात करें हम किसी को, मैंने जैसे आपने अभी लॉकडाउन में रामायण देखी होगी, और रामायण में आपने देखा होगा कि वनवास में सीता, राम और लक्ष्मण वनवास में रहते हैं, और राम और लक्ष्मण किसी उद्देश्य से वन में घूमने के लिए गए हुए हैं। सीता कुटिया में अकेली है और पीछे से रावण सीता का हरण कर लेता है। जब लक्ष्मण आता है तो वो कुटिया में सीता को न देखकर जोर से कहता सीते, तो अंतिम सीते की ध्वनि थी। तो दोस्तों वो क्या थी? प्लुप्त थी। सीते वन में एक ही ध्वनि गूंज रही थी, वो ए क्या था दोस्तों? प्लुप्त। उसकी हम गणना नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या है? प्लुप्त। जैसे मैंने दूर से किसी को पुकारा भैया, ऐसे बोला भैया तो नहीं है, लेकिन भैया अंतिम ध्वनि दी या की एस एस एस, ये क्या होगी? प्लुप्त होगी। क्या होगी? प्लुप्त। तो ऐसे बात करें, सभी स्वर प्लुप्त होते हैं, लेकिन मूल रूप में 8 ही स्वरों का हम प्लुप्त बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना पढ़ेंगे। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।